ये देखो जेनकिंस पे लॉगिन करोगे, पता है ना जेनकिंस पे क्या बनाओगे, नई रिपोजिटरी, और नई जो रिपोजिटरी होगी उसी के अंदर रखोगे क्या, अपना कोड, या जिसे कहते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं जेनकिंस पे, सॉरी गिटहब पे रिपोजिटरी बनाते हैं, और रिपोजिटरी के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं जिनके अंदर हमारा क्या पड़ा होता है, कोड पड़ा होता है। तो ऐसा कई बार होगा, एक रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी के अंदर एक ही क्या है, प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट, और हमने कल दिखा, इसके पहले ये तो आप जानते भी हो कि हम चाहे तो यहाँ से चीजों को वहां पे भेज सकते हैं। कई रास्ते हैं, ऐसे नहीं है एक रास्ता है। चाहो तो इक्लिप्स में जाओ, राइट क्लिक करके टीम्स वाला ऑप्शन, नंबर 1। नंबर 2, चाहे तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से भेज दें। नंबर 3, चाहे तो गिट टॉर्टोइज नाम का एक हम यूज किए थे ना, हम उसका यूज कर लें। हम तीनों से कोड को यहां से क्या कर सकते हैं, देखो पहले क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे देखो, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, और ये चीज समझो, जब पहली बार कोई काम करेगा, मान लो हमसे कहा गया ऑटोमेशन करने को, 10-5 दिन कोड किया, या 2-4-6 दिन कोड शुरू किया, अभी गिट पे नहीं है, तो हमसे कहा जाएगा कि अपना कोड गिट पे डाल दो, या हम खुद कहेंगे अपने मैनेजर से कि भैया गिट रिपोजिटरी का इंतजाम हमें करा दो, हमें भी क्या करना है, नहीं तो मेरे सिस्टम पे कुछ हो गया तो फिर लिखा हुआ कोड सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये भी है, अभी अगर मान लो टीम में 4 आदमी है, उसको देना हो तो उसका क्या कोड हम भेजते रहें, अब एक जगह कोड चला जाए, सब लोग जिसको जरूरत पड़े वहां से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसका इंतजाम करो गिटहब रिपोजिटरी का, या तुमसे खुद ही कहा जाएगा कि देखो गिटहब पे तुम्हारा क्रेडेंशियल यूजर नेम पासवर्ड बना दिया गया है, रिपोजिटरी बना दी गई है, या जाके वहां रिपोजिटरी बना लो और वहां अपना कोड क्या करो, पुश करो। अब सोचो पहली बार हो रहा है ये, जब पहली बार की बात आएगी तो बस तुम क्या करोगे, वहां जाके सबसे पहले क्या बनाओगे, रिपोजिटरी बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे, रिपोजिटरी बनाओगे। रिपोजिटरी के अंदर फिर रिपोजिटरी के अंदर जाओगे, और अंदर जाने के बाद अपने कोड को वहां तुम्हें क्या करना है, भेजना है। एक तो देखो 2 रास्ते हैं इसके, एक कि सीधा तुमने अपना अभी अपने सिस्टम पे तो 10 दिन कोड किया था ना, कुछ कोड तो तुम्हारे सिस्टम पे था। एक तरीका है कि सबसे पहले अपने लोकल पे एक वो गिट बनाना, और फिर अपने लोकल से भेज देना, कहां, रिमोट पे, या जो रिपोजिटरी नहीं वहां github.com पे दिखती है उसको बोलते हैं क्या, रिमोट, और अपने सिस्टम को बोलते हैं क्या, लोकल। तो रास्ता ये है। और दूसरा एक ये भी लोग करते हैं क्या, कि एक रिपोजिटरी बना दी, बनाने के बाद अभी तो खाली है, कुछ नहीं है, और फिर क्या बना दिया, एक उसको क्लोन कर लिया, तो खाली खाली आ गया, और अपने कोड को उठा के उसके अंदर उठा के क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। और फिर उसको फिर क्या करते हैं, क्लोन के बाद फिर क्या करते हैं, अगर हम अब कोड कुछ नया वहां भेजना है तो हमें क्या करना होगा, पहले गिट, देखो गिट, पहले हम गिट ऐड कमांड थी ना, गिट ऐड -a, फिर गिट कमिट -m और कमिट मैसेज, और फिर गिट पुश ओरिजिन। इससे क्या होता है, मेरा कोड, सब कुछ मेरा कोड यहां से वहां चला जाता है ना। और यही काम तुमको दिखाए थे गिट टॉर्टोइज से कर लो, यही काम चाहो तो कहां से कर लो, इक्लिप्स में राइट क्लिक करो, टीम करके एक ऑप्शन आता है, टीम करके वहां से कर लो। तो पहला, और ये काम कौन करेगा, एक बार एक आदमी करेगा। इसके बाद मान लो टीम में 4 लोग और होते, एक सीनियर होता तो कहता कि हम बना के हम भेज रहे हैं, तुम लोग, फिर तुम लोग को बताएंगे, फिर अपना भेज देगा, तो सबको गिट का यूआरएल शेयर कर देगा। और ये दिखाया था ना, जैसे ये गिट का मान लो ये है, ये गिट का एक रिपोजिटरी है, देखो इनके पास कितनी रिपोजिटरी हैं, 12 में से एक ये रिपोजिटरी है, इसमें ब्रांच है, बहुत जगह मेन आ रहा था, बहुत जगह क्या रहेगा, बताया था ना, मास्टर। अब इनका काम क्या होगा, अब और लोगों को बस यही यूआरएल भेजेंगे, कौन सा, ये HTTPS, या उनको बता देंगे कि उन 3 लोग हैं ना, उन लोग का यूजर नेम पासवर्ड, हम उन लोग का यूजर नेम पासवर्ड तीनों का क्रिएट हो जाएगा, कहेंगे लॉगिन करो, और तीनों को अपनी टीम में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब वो तीनों बंदे अपना अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के खोलेंगे जिनकी गिटहब, तो वहां जाके रिपोजिटरीज में जाएंगे और वहां पे सर्च मारेंगे, हम बता देंगे कि रिपोजिटरी का नाम ये है, तो उनको मिल जाएगी, क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा।
और नहीं तो बहुत आसान है कि हम सीधे उनको क्या करें, ये जो URL है वही क्या कर दें, कॉपी करके तीनों लोग को बता दें। अब तुम 3 लोग क्या करोगे, तुम 3 लोग अब क्लोन करोगे। क्या करोगे, क्लोन। तुम्हारे पास भी प्रोजेक्ट वो कोड आ जाएगा। तीनों लोग को अलग अलग काम करना है तो सबके लिए अलग अलग क्या बनेगी, ब्रांच बनेगी। जैसे देखो, अरे एक ही आदमी काम करेगा थोड़ी 5 ब्रांच बनाएगा यार, टीम में कई लोग काम करेंगे इसीलिए कई क्या बनेंगी, ब्रांच। और ये ब्रांच समय के साथ डिलीट भी होती हैं। जैसे हमने एक ब्रांच बनाया ऐड टू कार्ट के लिए, अब ऐड टू कार्ट का काम खत्म हो गया तो ब्रांच यही पड़ी है। वैसे हर काम के लिए अलग अलग ब्रांच बनाते जाएंगे तो एक टाइम तो आएगा सैकड़ों ब्रांच हो जाएंगी। अपनी ब्रांच क्या हो जाएगा, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बंदे हैं काम करने वाले 4, लेकिन ब्रांच यहाँ दिखाई दे रही है कितनी, 100। इसीलिए समय के हिसाब से जिन ब्रांचेस का काम हो जाता है उन ब्रांचेस को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे फीचर वाइज ब्रांच बनती है, जैसे हमको मिला काम कि भैया तुम ऐड टू कार्ट के जो टेस्ट केस है उनको ऑटोमेट करो, तुमको मिला तुम पेमेंट वाला करो, तुमको मिला इसका वाला करो। ऐसे कंपनी मान लो, या जैसे वी टाइगर की बात कर लो, वहां तो 8 मॉड्यूल 53 सब मॉड्यूल हैं और उन सब मॉड्यूल्स के अंदर कई ढेर सारे काम हैं। अब तुमको ऑटोमेट करने के लिए मिला कि भैया क्रिएट लीड से रिलेटेड जितने टेस्ट केस हैं वो सारे ऑटोमेट कर दो, तो एक ब्रांच बनाए कर दिए। फिर लीड सेव करने से रिलेटेड एक बनाए, और फिर एक बनाया लीड एडिट करने से, डिलीट करने से। तो ऐसे ऐसे ब्रांच बढ़ती नहीं चली जाएंगी। यहाँ पे याद रखना ब्रांच बनती कैसी है, ब्रांच बनाते हैं हम अक्सर फीचर वाइज। कैसे, फीचर वाइज। जिस फीचर पे हमको जो काम मिलेगा, जैसे हमें मिला कि ऐड टू कार्ट के टेस्ट केस ऑटोमेट करो, तो हम एक ऐड टू कार्ट की ब्रांच बनाए और उसमें उसके टेस्ट केस को ऑटोमेट करके रखने लगे। और समय समय पे पुरानी ब्रांचेस को हम क्या कर देते हैं, डिलीट भी। क्लियर रहेगा ये बात। और ये ब्रांचेस बन जाती है, ठीक है। और क्या बताया था, यही तो था, क्लोन करो। और कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, क्या, पुल। एक कमांड है गिट पुल। गिट पुल एक कमांड है, उसका यूज करना। और उसका वैसे यूज देखो, जैसे यहाँ पे मान लो इनके पास है कोई, शायद देखो जो प्रोजेक्ट इनके गिट वाले होंगे सब में आगे ऐसे लिखा होगा। जैसे देखो ये वाला इनका प्रोजेक्ट क्या नाम है, इनका प्रोजेक्ट है गिट डेमो। ये जिस रिपोजिटरी पे उसका नाम है क्या, गिट डेमो। और जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, मास्टर। लेकिन अगर ये चाहे, अच्छा इस रिपोजिटरी की और ब्रांच बनी है कि नहीं, नहीं बनी। किसमें, इसी में, किसमें बनी है, इसमें। जैसे इसमें देखो इन्होंने एक ये बनाया है, ये गिट पे होगा, इनकी जो 13 रिपोजिटरी दिख रही थी उसमें से ये भी एक इनके पास बनी हुई होगी। इसको जरा राइट क्लिक करो, यही देखो एक ऑप्शन आता है किसका, ये देखो, देख लो कहां कहां से कर सकते हो, कई जगह से। टीम, स्विच, और स्विच टू मास्टर पे तो है ही, मास्टर पे ही है ना, देख ले। इसमें है, एक मिनट, यहां नहीं, अच्छा यहां है, एक मिनट जब ये रिपोजिटरी, मतलब इन्होंने लग रहा है 2-2 अकाउंट बना रखे हो क्या। इसमें भी नहीं, मेरे ख्याल से वो लोकल पे है सिर्फ। अच्छा और कोई है, ये डेव ब्रांच, ये किस पे है, अच्छा वी टाइगर CRM 5 ये है रिपोजिटरी। और यहाँ है, अच्छा कई ब्रांच है। और इस समय ये किस पे, वी टाइगर CRM 5 डेव ब्रांच, वी टाइगर CRM 5 स्पेस डेव ब्रांच, मतलब वी टाइगर CRM 5 रिपोजिटरी का नाम है, डेव ब्रांच इनका ब्रांच का नाम है। देख लो यहाँ इनके डेव ब्रांच होगा कुछ, है कि नहीं। अगर ये चाहें कि हमको डेव ब्रांच पे नहीं काम किस पे करना है, मास्टर पे,
तो यहां से जानते हो क्या कर सकते हैं, ये राइट क्लिक करेंगे, टीम में जाएंगे और क्या करेंगे, स्विच टू करेंगे और क्या कर देंगे इसको, मास्टर। देखो यही वर्ड आ रहा होगा जिसके बारे में हम कल बात किए थे ना, स्टैश करना। क्या करना चाहते हो हम, चलो स्टैश कर देते हैं। स्टैश का मैसेज, स्टैश एग्जाम्पल। जानते हो क्यों बोला है, क्या क्या बोला है, स्टैश का मतलब क्या होता है। तो ये इनका ये कहने, देखो हुआ क्या है इनके साथ, ये डेव ब्रांच पे थे, ये कहाँ थे, मतलब कैसे किया होगा इन्होंने, जरा सोचो। इन्होंने ऐसे किया होगा कि इन्होंने सबसे पहले क्लोन लिया होगा। क्या लिया होगा इन्होंने, सबसे पहले क्लोन लिया होगा। क्लोन लिया होगा तो बाय डिफॉल्ट कहाँ रहे होंगे, मास्टर पे। मास्टर से ये स्विच करके कहाँ गए, डेव ब्रांच पे, और फिर वहां अंदर इन्होंने कोड भी कर दिया। और कोड करने के बाद अपना कोड इन्होंने कमिट नहीं किया, अपना कोड इन्होंने पुश नहीं किया। सबसे बड़ी बात समझना, इन्होंने ये काम नहीं किया। और अभी हम कहने लगे कि हम तो करेंगे क्या, स्विच। हम डेव ब्रांच से कहाँ जाएंगे, मास्टर पे। तो वो वही कह रहा है। ऐसे देखो, अच्छा ये बताओ, तुमने ये चीज महसूस की कि नहीं, एक रिपोजिटरी है, भले क्लोन कर लो, उसमें 4-5 ब्रांचेस हैं, और राइट क्लिक करके स्विच कर दो तो इसका कोड दिखता है, स्विच कर दो तो किसका कोड दिखता है, उसका। 4 प्रोजेक्ट दिखते हैं क्या वहां पे ना, प्रोजेक्ट एक ही रहता है, लेकिन देखो कभी उसका कोड भग के इसका आ जाएगा, इसका हटके उसका आ जाएगा। तो ये इनसे यही कह रहा था कि आप तो डेव ब्रांच पे थे, डेव ब्रांच पे कोड किया और कोड को आपने कमिट नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि हम स्विच करेंगे मास्टर पे, जब मास्टर खुलेगा तो डेव ब्रांच क्या हो जाएगा, गायब, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो वही कह रहा है ये कि जो डेव ब्रांच पे कोड जो लिखा है आपने, जो कमिटेड या सेव्ड नहीं है, उसका क्या करना है। इसीलिए वहां देखो बटन आई थी, तो एक बटन आया होगा स्टैश भी था, एक बटन कमिट भी था। वो कह रहा था या तो कमिट कर लो, और तुम कहेगी नहीं हम कमिट नहीं करेंगे, तो एक ऑप्शन दे रहा था क्या, स्टैश कर। एक ऑप्शन ये भी दे रहा था, डिस्कार्ड चेंजेस, कि डेव ब्रांच में जो नया कोड किया है तो मतलब तुमको लग रहा है कि बेकार है, वो डिस्कार्ड कर दो, मतलब उसको तुम छोड़ दो। लेकिन हमने क्या कर दिया, स्टैश। तो स्टैश में क्या होगा जानते हो, जो कोड हम लिखे थे जितना, वो सब कुछ सेव करके एक बार क्या करेगा, रख देगा। बाद में हम चाहेंगे तो वो कोड क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इसलिए स्टैश वर्ड आया। चलो आगे इसको देखेंगे। देखो कमिट जो करोगे, कमिट करोगे बाद में पुश करोगे तो सारी डिटेल वहां पे। अच्छा एक चीज ये जानते हो नहीं गिटहब के बारे में, पहले एक बात ये भी जानो। जैसे गिटहब है, मान लो जैसे यही गिटहब है, मास्टर पे है, हमने किया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। चलो क्या चेंज किया, हमने यहाँ पे लिख दिया लिख दिया, देखो कोड बदल गया, सब यहाँ पे निशान बदल गया ना, और गिट और टाइस होता है तो लाल लाल दिखाता पीछे फोल्डर में। अब हम इसको चाहें कि जो चेंज किया है वहां पे हम भेजे, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, टीम, पहले क्या, कमिट, अब कमिट में स्टेज चेंजेस क्या है, कॉमन कोड्स डॉट जावा, यही है ना, और कॉमन कोड्स डॉट क्लास। देखो ये स्टेज है, मतलब यही ऐड हो गए। याद रखना, देखो एक मिनट ये चीज समझो, हमने बताया था ना कमांड प्रॉम्प्ट से करते थे, पहले क्या लिखते थे, गिट ऐड कमांड, फिर गिट कमिट। समझ लो शुरू शुरू में ऐसा होता है। अभी कोई कोड, देखो कमिट बटन क्या है, अभी यहाँ डिसेबल है ना। जब तुम इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और करते हो क्या, ऐड टू इंडेक्स, अब आ गए ये अनस्टेज एरिया से कहा, स्टेज एरिया। और इसी को समझो,
बिना ऐड, जब तक गिट ऐड कमांड नहीं चलती तब तक वो कहाँ रहता है, अनस्टेज एरिया में, बिना कमिट नहीं कर सकते। जब तुम गिट ऐड करते हो बाद में कमिट करते हो ना, तो जब अनस्टेज से स्टेज में भेजते हो तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब देखो यहाँ कमिट बैक बटन क्या है, इनेबल है। चलो हम यहाँ कमिट कर, दो बटन है, कमिट एंड पुश। कमिट हम सिर्फ कमिट कर रहे हैं। अच्छा मैसेज कह रहा है, क्या लिखें, मान लो मिनट, यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, हाय मैसेज एडेड इन, जो भी मेथड होगा मेथड का नाम, और इसे कर देते हैं क्या, देखो जरा ध्यान से, क्या वहां github.com में अंदर दिखाई देगा ये, ना भाई, जब तक पुश नहीं करोगे तब तक दिखाई नहीं देगा। कमिट का मतलब है तुमने ये कमिट कर दिया कि हाँ सही है, अब हमको ये भेजना है, लेकिन अभी भेजा नहीं है। भेजते तब हो जब तुम क्या करते हो, पुश करते हो। अच्छा एक हो गया ना। अच्छा यहाँ देखो दिख भी रहा होगा CRM ये मास्टर, और देख रहे हो तीर देखो ऊपर बना 1, कह रहा भाई ये कोड अभी कमिट है लेकिन भेजा नहीं गया। एकदम जैसे समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि एक कमिट ऐसा है, ये देख लेगा आदमी नहीं जानता होगा, कहेगा इस प्रोजेक्ट में एक कमिट ऐसा है जो अभी तक पुश नहीं है। अगर पुश हो जाता तो ये चिन्ह हट जाता। चलो अच्छा, एक लाइन जोड़ दी थी हमने, कमिट कर दिया था। अब हम यहां ले आते हैं, एक लाइन और जोड़, क्या ये तो कमिटेड नहीं है ना, कमिट तो पहले किया था हाई करने के टाइम पे। अब हम, अब देखो यहाँ भी तीर देखो 1 लिखा है कि नहीं, हम दोबारा कमिट करने जा रहे हैं, टीम कमिट, चलो ये, और लिख दिया बाय मैसेज, और इसको भी हमने क्या कर दिया, मान लो सिर्फ कमिट कर दिया। क्या करें, कमिट करें या कमिट एंड पुश करें, चलो सिर्फ कमिट करें। देखो 2 हो गया ना। यहाँ अगर कभी देखोगे प्रोजेक्ट तो ना तुम समझ जाओगे देख के कि बंदे ने 2 कमिट किए हैं लेकिन अभी पुश नहीं किया। अच्छा पुश कर दे, जैसे कमिट करते हो राइट क्लिक करो, टीम पे जाओ, कमिटेड है चीज तो एक पुश का ऑप्शन आता है। क्या लिखा है, पुश टू ओरिजिन। अरे वही कमांड गेट स्पेस पुश ओरिजिन, इस पे क्लिक कर दो, ये git.io से भी सब होगा। और देखो लो मान लिया यूजर नेम पासवर्ड याद है, बताओ। अच्छा 2001 और पासवर्ड, अच्छा ये पासवर्ड है, और यूजर नेम MAN, यही किस वाले पे करने हैं, ये स्मॉल में ही है। अच्छा और पासवर्ड क्या बताए थे, सब कैपिटल में, @ 2001 है। नहीं एक चीज देखो, हम यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहे थे जानते हो, हम तुम्हें दिखाना चाह रहे थे जब तुम पुश करते हैं ना तो तुमको ये पता है ना कि यहाँ देखो कमिट्स करके दिखाई दे रहे हैं, कितने कमिट हैं, 5 है ना, और 2 कमिट वहां किए थे। अब पुश करोगे ना तो दोनों कमिट आएंगे, 6 भी 7 भी, और
जब तुम किसी कमिट पे क्लिक करते हो, देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो डेटाबेस कनेक्शन है, यहां पे हमने इन्होंने क्या किया, क्लिक किया। जानते हो जब इन्होंने कमिट किया था तो क्या क्या इन्होंने कोड भेजा है, वहां पे सब कुछ जो अंतर था वो सब यहां दिखाई देगा। जो कमिट होता है ना, एक तरह से मान के चलो एक मार्कर होता है, एक हुक होता है। तुम्हें कभी कल को चाहिए होगा, जैसे 2 कमिट 5 कमिट थे, कितने हो गए, 2 7। मान लो तुम्हें लगा कि 6 तक का कोड सही था, 7वां जो हो गया वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो ऐसा नहीं वहां सिर्फ 7वां मिलेगा, वहां छठा भी वर्जन मिलेगा, और कौन सा वर्जन मिलेगा, 7वां भी। छठे कमिट तक जितना कमिट हुआ था कोड वो रहेगा, और 7वें में 7वें तक जो कमिट हुआ था वो रहेगा। तो ये चीज एक बहुत बड़ी समझने वाली है कि अगर तुम नेट से कनेक्टेड नहीं हो, तुम काम कर रहे हो, 4 काम किए, तो 4 कमिट यहाँ क्या किए, लोकल पे अपने कर दिए, बाद में जब नेट से कनेक्ट हुए सीधे पुश किए तो वहां पे चारों कमिट दिखाई देंगे। देखो इन कमिट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट समझो यार, सबसे बड़ी बात इन कमिट्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट समझो। इन कमिट्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मालूम है, आज कमिट किए, कल कमिट किए, परसों कमिट किए, तुमको लगा आज 2 दिन से जो कोड किया बेकार था, हमें सही, इससे अच्छा कब का कोड था, परसों वाला ही था। तो हर कोड जब जब क्या क्या किए थे सबकी कॉपी क्या है वहां पे कमिट के फॉर्मेट में मेंटेन है। तुम चाहो तो पुराना प्रोजेक्ट अपना उठा सकते हो। ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि नहीं, कि तुमने कोड किया, फिर तुम्हें लगा कुछ और करें, कुछ और करने लगे, बाद में लगा तो इसको सही करने के लिए पुराने वाले को भी बदल दिया, फिर इसको भी किया, लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट किया वो तुम्हारा मान लो सही नहीं गया, तुमको लगा भैया इससे अच्छा तो क्या था पहले वाला कोड, लेकिन अब तुम कहाँ पाओगे पहले वाला, भाई कल कोड किया था, आज कोड करने लगे, आज जब कोड करने लगे तो आज का भी कोड किया, तुम आज के हिसाब से पुराने वाले को थोड़ा क्या कर दिए, चेंज कर दिए, सब गड्ढमड्ढ हो गया कि नहीं हो गया। अब तुमसे कहे कि नहीं भैया कल तक का कोड जो था वो तुमको लगा यार कल ही बढ़िया चल रहा था, कल वाला निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, सब उसी में रह गया, हो गया ना, में सब उसी प्रोजेक्ट में रह गया। लेकिन अगर वही तुम कल वाला कोड कमिट कर दिए होते, आज वाला कोड कमिट कर दिए होते, तो वो कोड कल जितना कल तक हुआ था उतना वहां पड़ा रहता, जितना आज तक हुआ है उसकी एक अलग कॉपी रहती। तुम्हारा मन करता कि कल तक वाला उठा ले तो तुम क्या कर सकते थे, उठा सकते थे। कमिट करने का मतलब क्या है, एक तरह से एकदम हर कमिट के टाइम पे जितना था सब हर कमिट पे है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि अब तुम पीछे जा सकते, है ना। कई बार ऐसा होगा हम कुछ नया करेंगे और लगेगा यार जो नई अप्रोच थी वो बेकार है, इससे अच्छा तो चलो पुराने वाले के कर, लेकिन हम गिट यूज कर रहे हैं तो मेरे पास पुराना जो कमिट था हम वो यहां से जाएं, उस अच्छा सेपरेट कॉपी में सिर्फ हाई नहीं है, हाई तक का पूरा कोड है। और फिर गए तुम, अच्छा जैसे तुम, अच्छा जैसे तुम 2 कमिट किया ना, जब छठा कमिट तुम खोलते, 5 में मान लो यहाँ पे पुश हो जाता, तो तुम जब छठा कमिट खोलते तो तुम्हें सिर्फ वहां किसका कोड दिखाई देता, हाई तक। जब 7वां कमिट खोलते तो उसमें हाई भी दिखाई देता और कहां तक का दिखाई देता, बाय दोनों दिखाई देता। जैसे यही देखो, और सब तारीख फारीख सब आएगी, 19 दिसंबर को इन्होंने किया था, 20 दिसंबर को किया था। अगर इनको लगे कि यार 19 दिसंबर को जो किया था वही कोड क्या है, हमको तो वही चाहिए, तो कोई बात नहीं, 19 दिसंबर वाले कोड की कॉपी है भाई इनके पास। देख रहे हो ये जो दिख रहा है, ये जो उल्टा पुल्टा कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इस पे जरा क्लिक करो, ये वो कमिट आ गया। उस दिन इन्होंने क्या किया था, जिसमें क्या नया जोड़ा था, क्या घटाया था, सब कुछ यहाँ पे आ गया। और ये चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये डाउनलोड करेंगे तो 19 दिसंबर तक जो कोड इन्होंने लिख के भेजा था उतना कोड इनको मिल जाएगा। इसीलिए तो इसको कहते हैं, और तुम्हारे काम किए गए काम के कई चरणों में काम 19 तारीख 20 तारीख 21 तारीख किए ना, तो हर चीज को इसने स्टोर किया। इसलिए तो इसे बोलते हैं क्या, हर वर्ग तुम्हारे काम का हर वर्जन इसके पास है, इसीलिए इसका नाम है वर्जन कंट्रोल टूल। बहुत से लोग कहेंगे किस सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल को यूज करते हो, एससीएम टूल को यूज करते हो, एससीएम सोर्स कोड मैनेजमेंट बात की है तो एक नया वर्ड इस्तेमाल कर देंगे क्या, वर्जन कंट्रोल कौन सा टूल यूज किए हो, सब बात गिटिंग की कर रहे हैं।
तुम्हारे काम की पूरी वर्जनिंग मेंटेन्ड है, तुम आगे पीछे जा सकते हो जरूरत पड़ने पे। आई बात समझ में? जानते हो वर्जन कंट्रोल करने के लिए पहले कौन सा टूल यूज होता था? एसवीएन। एक टूल और भी था इन्हीं लोगों का, जिनका गिट है उन्हीं लोगों का कौन सा एक टूल था? एसवीएन। उसमें कमी क्या थी मालूम है? उसमें ये थी कि कमिट कर, उसमें भी कमिट होता था, पुश होता था, लेकिन उसमें ये था कि कमिट करो तो पुश करो। जैसे इसमें क्या है, मान लो हम कहीं चले गए बाहर, हमको काम मिला, हम कहीं चले गए बाहर, वहां नेट कनेक्शन है लेकिन हमें पता है हमें क्या करना कोड, हम अपना काम करते चले गए और कमिट करते चले गए। 10 दिन बाद हम आए नेट के कनेक्टिविटी में और एक साथ पुश कर दिए, सारे कमिट एक साथ क्या हो गए, वहां पे पुश हो गए। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक कमिट नहीं दिया है, 10 कमिट के होंगे ना, तो यहाँ कमिट्स वाली लिस्ट में क्या आ रहे होंगे? 10 कमिट आ रहे हैं, ठीक है, और इकट्ठे हम कर दिए। लेकिन एसवीएन वाले ये नहीं कर सकते थे, उनके साथ ये थी दिक्कत ना, वो कमिट करें तो दूसरा कमिट करने से पहले उनको पुश करना पड़ता था। लेकिन गिट के साथ ये अच्छी बात थी कि नहीं, आप कमिट लोकली चाहो 100 कर लो, अंतिम में एक दिन जाके चाहो तो क्या कर देना, पुश कर देना। अब पुश करोगे तो ऐसा नहीं किसी पे एक फाइनल कोड आ जाएगा, 100 बार कमिट किए थे ना, तो कोड की 100 कॉपियां रहेंगी, हर कमिट के अंदर क्या क्या किया था वो सब कुछ रहेगा, दिखता है यार साफ साफ इस कमिट में कितना बदलाव हुआ, कितनी चीज नई जुड़ी। जो चीज नई जुड़ेगी वो हरे रंग से रहेगी प्लस करके, और जो चीज घटेगी वो रेड कलर से रहेगी, कैसे, माइनस करके, सब दिखता है। हाँ कुछ भी लिखो, मतलब अच्छा लिखने के बाद बाद में ना, जो कमिट कर दिए, जो मैसेज देना है करो। तो हम लोग की जैसे बड़ी गंदी आदत होती कई बार, जैसे मेरी ही थी, है ही, कि कोड कमिट करना है, मैसेज डाल देते हैं कोड अपडेटेड। अरे ये बाद में होता है अगर कोड अपडेटेड, अब ढूंढने लगे कि यार उस दिन वाला वाला कोड भाई चाहिए, तो मैसेज देख के समझ नहीं आता, हर पता जगह जगह लिखे हैं क्या कोड, अरे कोड तो हमेशा ही अपडेट होगा, कुछ नया लिखोगे तो कई बार इसके लिए हमको कहा गया कि भाई देखो ऐसे मत करो, ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। जब मैं कमिट करते तो 10-20 सेकंड और लगेगा, जो काम किए हो थोड़ी डिटेल लिख दोगे तो बाद में मैसेज से ढूंढना आदमी के लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तुम बार बार ये लिख देते हो कोड अपडेटेड, कोड अपडेटेड, तो ऐसे पता नहीं चलता ना क्या कोड किए थे उस दिन, या क्या चीज तुम कमिट करना चाहते थे। कोई ये चाहे कि हम ये देखना चाहते हैं किस दिन ये वाला कोड आया था, जैसे हमें ये याद है कि जब तक अकाउंट तक का ऑटोमेशन किए थे तब तक सही चल रहा था, बाद में कैंपेन करने में कैंपेन से दिक्कत आनी शुरू हुई, तो हम चाहते हैं अकाउंट वाला कोड मिला, हमें अपना कमिट मैसेज देख के पता ही नहीं चल रहा है। अगर हम लिखे होते कमिट मैसेज में अकाउंट कोड एडेड फलाना या कैंपेन कोड एडेड, ये तो समझ में आता ना, अच्छे अकाउंट वाला कोड उस कमिट में किए थे, भेज दो। हमें याद थोड़ी ना डेट कि आज के 1.5 महीने पहले हमने क्या किया था। अगर हम ये लिखते कोड अपडेटेड, कोड अपडेटेड, तो समझ हर जगह क्या दिखाई देगा सिर्फ, इसीलिए कमिट में कहा, इसीलिए तो मैं, इसीलिए तो देखो मैसेज डालना नेसेसरी इन्होंने रखा, नहीं ऐसे भी करते थे बिना मैसेज के कोड क्या कर दो, पुश कर दो। तो भाई अगर मेरा मैसेज होता तो आदमी जल्दबाजी में रहता, ये वही करता, फिर बाद में अपना कोड वो ढूंढ नहीं पाता। जब कमांड प्रॉम्प्ट से चलाते तो क्या लिखते हो, गेट स्पेस कमिट हाइफन एम और फिर कमिट का मैसेज, ठीक है। और एक चीज है पुल रिक्वेस्ट, बहुत जरूरी कंपनी में होगा। पीआर कैसे क्रिएट करते हो, या पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, पीआर कैसे रेज करते हो, क्रिएट करते हो, बहुत पीआर पुल रिक्वेस्ट, पुल से जब कल वाले वीडियो में नहीं है पुल तक, वो भी गायब था। इंक्रिप्टेड मतलब 29 मिनट तक पुल के बारे में नहीं है। अच्छा तो अच्छा कहाँ है ये बताते हैं पहले, ये एक मिनट, प्रोजेक्ट चलो वहां से कर देंगे ना। देखो अच्छा चलो, ये तो हम इक्लिप्स से कर रहे थे, तुम्हें पता है ना गिटहब कमिट पुश करने के बहुत तरीके और हैं, यही है ना इनका, यही प्रोजेक्ट है। इसमें हमने कुछ चेंज तो किया है ना। अच्छा अभी कमिटेड है लेकिन पुश नहीं है, चलो पुश करते हैं, यहीं से राइट क्लिक करें, गिट कमिट, टॉर्टाइज गिट इनके पास है, चाहे तो यहाँ गिट कमिट मास्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, करें चलो। अच्छा कमिट क्या, कमिट तो हो चुका है ना,
कमिट तो भाई अभी कुछ तो नया लिखे नहीं कमिट करने के बाद से, तो अब तो क्या बचा है, सिर्फ क्या करना, पुश करना। वैसे भी कमिट तभी तो हरा हरा दिख रहा है कि जो लिखे हो कमिट कर चुके हो। अगर मान लो कुछ अभी हम और लिख दें और तब यही हर एक क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कमिटेड नहीं है। राइट क्लिक करें, सीधे यहां ऑप्शन किसका आएगा, उसका। यहां क्या कर दें, ओके। क्या है भाई, परमिशन डिनाइड है। फिर से करते हैं, 403 आ रहा है। 403 तो देखो एपीआई में भी है ना, 401 403 याद रखना, इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं। 401 है क्या, अनऑथराइज्ड, मतलब तुम्हारा यूजर नेम, पासवर्ड या क्लाइंट आईडी, सीक्रेट की, कुछ भी क्या है गलत है, तब आएगा क्या है 401। और 403 आता है फॉरबिडन, परमिशन इशू। तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड तो सही है, लेकिन जो काम तुम करने जा रहे हो उस काम की तुम्हें परमिशन नहीं है। जैसे इसी वी टाइगर में भाई यूजर नेम कई तरह के है ना, फाइनेंस, इसमें जाके बनाओ, यूजर क्रिएट कर सकते हो, फाइनेंस यूजर हो सकता है, एडमिन यूजर हो सकता है, अकाउंट यूजर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, और सबके पास अलग अलग राइट्स है। मान लो एक फाइनेंस यूजर है, उसके पास मार्केटिंग पे अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन उसके लिए नहीं रहता। अब वही बंदा अगर एपीआई से एपीआई की रिक्वेस्ट डाले, भाई हर चीज एपीआई से होती है कि नहीं, अगर एपीआई से रिक्वेस्ट डाले और अकाउंट की सारी डिटेल दे के यूजर नेम पासवर्ड दे के सब डालेगा, तो ऐसा नहीं कि उसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, लेकिन उसको 401 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 403। क्यों, क्योंकि वो फाइनेंस यूजर से लॉगिन कर रहा है, फाइनेंस यूजर के सारे एपीआई को हिट कर रहा है, और उसके पास इस बात की परमिशन नहीं है कि वो अकाउंट बनाए। और वही वो एडमिन यूजर से करेगा तो अकाउंट बन जाएगा, उसके लिए 403 नहीं आएगी। यहाँ इनका कुछ परमिशन का है क्या, अच्छा क्या आप ये इससे कह रहे हो, नहीं ये अच्छा, उसका यूजर नेम पासवर्ड तुम्हें याद नहीं, ये यहाँ दो तो दिख रहा है ना, अच्छा अच्छा, जो चेंज किया है वो नहीं दिखेगा करेगा। अच्छा गिटहब डेस्कटॉप पे कुछ है क्या, कहाँ है, जैसे टॉर्टाइज है वैसे ही गिटहब क्या है, डेस्कटॉप है। अच्छा ये है, ये कौन सी रिपोजिटरी है हमारी, देख रहे हो अलग अलग टूल हैं, एक गिट टॉर्टाइज है, एक क्या है गिटहब डेस्कटॉप है, एक इक्लिप्स है, लेकिन सबको ले दे के काम क्या करना, सेम ही करना। अच्छा अच्छा, ये देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, अच्छा देखो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है पुश ओरिजिन टू, देखो दिखा रहे हैं, ये दो कमिट है लेकिन पुश नहीं किया, क्या कर दें हम, पुश origin, हो गया। अब एक काम करो, जाके देखो जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, यही है ना, पहले 5 कमिट दिखा रहे थे ना, कौन सा, यही है, देखो 7 हो गए ना, और 2 अभी हुए हैं ना, 5 के बाद 2 कमिट करके हम पुश किए थे, और यहाँ देखो दिखेगा भी, बाय मैसेज एडेड, हाय मैसेज एडेड, अगर इस पे क्लिक करके इसके अंदर देखोगे तो दिखाएगा हाय तक का कोड, इसके अंदर देखोगे तो हाय और बाय दोनों। क्लियर है ये, और एक चीज हमने लास्ट क्लास में तुम लोगों को समझाने की कोशिश की थी, क्या, अच्छा यहाँ पे अभी अभी भी दिखा रहा है, जरा एक काम करो, हो गया ना, रिफ्रेश करो, हट जाएगा।
प्रॉपर रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या? रीस्टार्ट कर दीजिए। चलो, लेकिन मतलब हट जाएगा क्योंकि दोनों कमिट क्या हो गए हैं, वो पुश हो चुके हैं। अब बस अभी इक्लिप्स को पता नहीं चल रहा, ठीक है, इसी वजह से हो गया ना। क्लियर है ये? हमने कल एक बारे में बात की थी, पुल के बारे में, और हमने एग्जाम्पल से बताया था कि जैसे मान लो यहाँ दो ब्रांच है, एक डेव ब्रांच है और कौन कौन सी ब्रांच है भाई? डेव है, सीआरएम ब्रांच है और क्या है, मास्टर ब्रांच है। अच्छा, मान लो हम सीआरएम ब्रांच पे आना चाहें तो कैसे जाएंगे? स्विच करके, यही था ना। गिट क्या है, यहीं पे चेकआउट का ऑप्शन होगा ना, ये स्विच या चेकआउट या कमांड भी थी ना, गिट चेकआउट, कल देखा था हम लोगों ने। गिट स्पेस चेकआउट स्पेस ब्रांच का नाम दो अपने आप। ये जैसे अभी किस ब्रांच पे है, मास्टर, हमने कर दिया किसको, इसको सीआरएम ब्रांच पे, ओके किया। अब इस समय कहाँ है ये, सीआरएम ब्रांच पे। अब राइट क्लिक करो, देखो क्या दिखाएगा, सीआरएम ब्रांच। अच्छा, सीआरएम ब्रांच में हम है, लेकिन कुछ कोड लिख दिया गया है, दो कमिट और कर दिए गए हैं, किसके लिए, याद करो, दो कमिट कर दिए गए हैं किस पे, मास्टर पे ना, वो सीआरएम पे तो नहीं है। अब सीआरएम वाला चाहता है कि मेरे पास मास्टर का लिखा हुआ कोड भी आ जाए। इसको ऐसे ही समझो कि हम भी काम कर रहे थे, ये भी काम कर रहे थे, ये कुछ काम करने के लिए मेथड कोड लिखे अपना, ये कोड अपना अपनी ब्रांच पे पुश किए, ब्रांच पे पुश करने के बाद अपने कोड को ये मास्टर से क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। तो मर्ज मास्टर पे क्या आ गया, मास्टर पे मास्टर वाला कोड भी आ गया और इनका लिखा हुआ कोड भी मास्टर पे आ गया ना। लेकिन मेरे पास तो नहीं, हमको कोड लिखना लिख रहे थे, हमको समझ में आया ये काम करने के लिए तो मेथड ये पहले से बना चुके हैं। अब हम यही अगर यही राइट क्लिक करेंगे और यूज करेंगे कमांड, जैसे राइट क्लिक करेंगे टाटा इज गुड, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा किसका, पुल का। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पुल का। देखो ये पूछेगा क्या पुल करना चाहते हो। अगर तुमने रिमोट में क्या सिलेक्ट किया, रिमोट ब्रांच में सीआरएम ब्रांच, तो हम सीआरएम ब्रांच पे हैं और सीआरएम ब्रांच के ही कोड को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो यार जो मेरे सिस्टम पे है वही सीआरएम ब्रांच पे है, कुछ अलग तो है नहीं। तो भैया क्या मर्ज होगा, अगर करने की कोशिश करेंगे ना तो कहेगा ऑलरेडी अप टू डेट, ऑलरेडी अप टू डेट। लेकिन क्योंकि भैया सीआरएम ब्रांच में कोड कहां बदला है, जो बदला हुआ कोड है वो कहां है, मास्टर ब्रांच में ना। अगर हम यही लिखें, राइट क्लिक करें, यही करें और क्या लिखें, पुल, और यहां सेलेक्ट करें किसे, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहां क्लिक करो, नेट से कनेक्टेड हो ना, वहां से उठा के लोड कर लेगा। अच्छा क्या है, अब यहाँ पे मास्टर दिखाई दे रहा। अब ओके करो, अब क्या होगा जानते हो, तुम तो हो सीआरएम ब्रांच पे और पुल कर रहे हो किसको, मास्टर ब्रांच पे। तो सीआरएम पे ब्रांच पे मास्टर ब्रांच का कोड आएगा, ये अलग ब्रांच है वो अलग है, जब दोनों कोड आएंगे तो मिलेंगे ना। तो एक तरह से क्या होगी, यहां भी मर्जिंग ही होगी। जरा कॉपी करके देखें, समझ लेना, जब तुम पुल करते हो और पुल करने के टाइम पे दूसरे ब्रांच का नाम देते हो तो दूसरे ब्रांच का कोड तुम्हारे ब्रांच के कोड में खींच के आता है, तो दोनों मिल जाते हैं ना। तो एक तरह से दोनों क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ओके करो, अब नहीं कहेगा ऑलरेडी अप टू डेट, अब बता रहा है कि टू फाइल्स चेंज टू इंसर्शन। दो फाइल वहां कमिट की थी ना, एक डॉट जावा भी और एक डॉट क्लास भी, इसीलिए देखो बता रहा है कि दो फाइल में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ओके करो, क्लोज करो। अब देखोगे वैसे नहीं, ये कौन सी ब्रांच है, सीआरएम। अच्छा यहां देखो क्या आ गया यार, यहाँ 4 आ गया भाई, सोचो। अब यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पहली बात तो यहाँ देखो सीआरएम ब्रांच आ गया कि नहीं, और सीआरएम ब्रांच का कौन सी पहली बात तो क्लास कौन सी थी ये याद करो। एक मिनट जरा इसको प्रोजेक्ट करो, क्या करो, एक बार क्लीन करो यार, कई बार
अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, 5 मिनट रुकिए, बस आ गया। हाँ, ये बात समझ में आई। अब देखो ये पहले क्यों दिखा रहा है, देखो वो ये दिखा रहा है कि कोड सीआरएम ब्रांच पे तो आ गया है, लेकिन ये कोड लोकल पे सीआरएम ब्रांच पे यहाँ आया है, लेकिन गिटहब पे आया नहीं है। ये ऊपर वाला चिन्ह हमेशा ये बताता है कि कोड यहाँ है लेकिन अभी वहां गया नहीं है। अब अगर हम यहां से क्या करें, अब कमिटेड है ये, अगर हम यहां से राइट क्लिक करके और क्या कर दें, पुश कर दें। अभी तो इनका पुश किसके सहारे हो रहा था, इनका जो पुश हो रहा था वो किसके सहारे हो रहा था, वो गिटहब डेस्कटॉप के सहारे ना। अभी पुश कर देंगे तो सब कुछ कहाँ चला जाएगा, सीआरएम ब्रांच पे भी वहां दिखाई देगा। तो याद रखो पुल जो है, पुल हम किस लिए यूज करते हैं, लेटेस्ट लेने के लिए। क्या, जो वहां लेटेस्ट है वो लेने के लिए पुल लेते हैं, और जब पुल में हम दूसरे की ब्रांच का नाम लिखते हैं तो वो ब्रांच का कोड हमारे ब्रांच के कोड से आके क्या होता है, मर्ज होता है। लेकिन कहाँ, अभी लोकल पे जब हम इसको पुश कर देंगे तो सीआरएम ब्रांच पे मास्टर में जो नया कोड ऐड किया था वो कहाँ मर्ज होके आया, सीआरएम ब्रांच पे, और सीआरएम ब्रांच से फिर चला जाएगा गिटहब की जो रिमोट पे नहीं सीआरएम ब्रांच, वहां पे। अभी तो यहां दिख रहा है सिर्फ ना, अभी वहां पे github.com पे नहीं है। याद रहेगी ये बात, ये मर्जिंग है, पुल से भी मर्ज ही होता है। दो कमांड होती हैं, गिट मर्ज भी है और गिट पुल भी है। गिट मर्ज की क्वालिटी ये है कि मर्ज में तुम बता सकते हो कि किसको किससे मर्ज करना है, और जब गिट पुल करते हो तब तो तुम ये बताते हो कि हम यही हैं, हमको वहां से ले आके मर्ज होना। और गिट मर्ज में तुम बता देते हो कि इस ब्रांच को किस ब्रांच से जाके मर्ज होना। देखो दोनों में मर्जिंग हो रही है, क्या हो रहे हैं दोनों में। एक में क्या हो रहा है, हम अपने ब्रांच में खड़े हैं, दूसरे ब्रांच को क्या कर रहे हैं, कोड मर्ज कर रहे हैं अपने पे। एक है कि अपने कोड के ब्रांच को, अपने ब्रांच के कोड को दूसरे ब्रांच पे क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए मर्ज यूज होता है और इसके लिए क्या यूज होता है, पुल। याद रहेगी बात। और अब एक उतनी ही जरूरी चीज, क्या, पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट का भी यही काम है। देखो नाम से अच्छा पुल जैसा नाम नहीं है। जैसे मान लो, वैसे तो अब तो यहां हमने कर दिया, जैसे मान लो अभी यहाँ पे नहीं है, मान लो मास्टर ब्रांच में कोड है एडेड की नहीं, और वो कोड क्या किसी और ब्रांच में है, जरा ये ध्यान से देखो। पहले मास्टर पे हमने दो कोड डाल दिया ना, हाई बाय वाला, क्या वो डेव ब्रांच पे है, बोलो नहीं है ना। अगर हम डेव ब्रांच पे हम चाहें कि मास्टर ब्रांच का कोड डेव ब्रांच पे आ जाए, तो एक तो है कि हम वहां से करें, एक है डायरेक्ट यहां से भी हो सकता है। जानते हो कैसे, पुल रिक्वेस्ट से। जब पुल रिक्वेस्ट करते हो तो कहता है भैया नए कंपनी में हमेशा करते हैं, जब हम अपना काम कर लेते हैं ना, जब हम अपना काम करके अपने ब्रांच पे डाल लेते हैं, अंत में तो कोड को कहाँ डालना है, मास्टर पे। तो हम क्या करते हैं, हम नई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे ही न्यू पुल रिक्वेस्ट क्लिक कर दिया, लो कर दिया, पुल रिक्वेस्ट में गए, न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, और यहाँ बेस क्या है, मास्टर कंपेयर क्या है, मास्टर मतलब हमें मास्टर से मास्टर पे थोड़ी जाना है। अब तुम यहाँ लिख सकते हो जैसे तुम चाहते हो, मान लो तुम्हारा कोड था कहाँ पे, डिव ब्रांच में या सीआरएम ब्रांच में, और तुम सीआरएम ब्रांच के कोड को मास्टर पे डालना चाहते थे। मतलब मास्टर तुम चाहते थे कि भाई जैसे तुम अपना काम मास्टर पे था ही काम, कॉमन कोड, फिर तुम अपना काम किए, फिर अपना काम करने के बाद चाहते हो कि वो काम भी कहाँ चला जाए, मास्टर पे। तो ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, याद देखो तीर पहचानो, साफ साफ बता रहा है सीआरएम ब्रांच का कोड जाके मिलेगा किससे, मास्टर ब्रांच से। अगर हम ऐसे यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है भैया, अगर हम यहाँ सीआरएम ब्रांच कर दें और यहाँ मास्टर, तो अब क्या होगा, जनरली हम ऐसा करते नहीं है, हम अपना कोड मास्टर मिलाते हैं, मास्टर कोड अपने थोड़ी मिलाते हैं। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, मास्टर से कोड कहाँ जाएगा, सीआरएम पे, और अब यही कर दो क्या, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, टाइटल वाइटल ऐड कर दो, लिख दोगे कि मर्जिंग कोड विद मास्टर या सीआरएम जो भी। तो अभी तो हम तो मास्टर से सीआरएम पे जा रहे हैं ना, या हम सीआरएम से मास्टर पे भी जा सकते हैं, जो भी लिखना है। कुछ डिस्क्रिप्शन डालनी है तो कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दो, और फिर यहाँ पे
एक रिव्यूअर्स है, ये जरूर रहते हैं। जब भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो तो इसके बाद रिव्यूअर में आते हो, यहाँ पे, यहाँ इनके पे कुछ नहीं आ रहा होगा, एक भी नाम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये अकेले काम कर रहे हैं ना। अगर ये टीम की तरह काम करते, गिटहब पे टीम बनी होती, इनकी टीम में 5-7 लोग होते, तो रिव्यूअर में वो सब दिखाई देते। जैसे उनको लगता, जैसे मान सिंह को लगता कि राहुल इनके सीनियर है, राहुल कोड क्या करेंगे इनका, ऐसा नहीं पुल रिक्वेस्ट की मर्ज कर दोगे, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, रिव्यूअर में नाम डाल दोगे किसका, यहाँ पे जैसे राहुल दोगे तो राहुल का नाम आ जाता, RAH लिखते ही राहुल का नाम आ जाता, क्लिक करते राहुल रिव्यूअर में क्या हो जाते, ऐड हो जाते। और राहुल रिव्यूअर में ऐड होने के बाद फिर हम क्या कर देते, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। और जानते हैं इसके बाद क्या होता, अभी भी कोड मर्ज नहीं हुआ है, अब जिम्मेदारी आ जाती किसकी, राहुल की। अब राहुल अपना लॉगिन करते, वो देखते और आते, यहाँ पे जो चेंज हुए हैं उसको क्या करते, एनालाइज करते कि भैया इसने जो किया है। एनालाइज करने के बाद फिर एक बटन यहाँ उनको दिखती किसकी, जैसे अभी ना मर्ज पुल रिक्वेस्ट दिख रही है ना, क्योंकि कोई रिव्यूअर ऐड नहीं है, ये मान सिंह इसको मर्ज नहीं कर सकते थे। पहले राहुल क्या करते, उसको खोलते और ये बटन दिखाई देती किसकी, अप्रूव की। पहले कोड को समझते, वो एनालाइज करते, फिर वो क्या करते, अप्रूव बटन पे क्लिक करते। बिना अप्रूव बटन पे क्लिक किए ये बटन दिखाई ही नहीं देती है, ये बटन कैसी रहती, डिसेबल्ड रहती। और ये इनेबल्ड सिर्फ तब होती, ये इनेबल्ड कब होती, तब होती जब राहुल अप्रूव कर देते। अगर राहुल को लगता है कि अरे कुछ गलत लिखे हो तो हम अप्रूव नहीं करते, हम मैसेज डाल देते भैया देखो पहले सही करो वो सब। फिर वो सही करते अपने लोकल पे, फिर अपनी ब्रांच पे क्या करते, पुश करते और नया पुल रिक्वेस्ट नहीं क्रिएट करते, पुल रिक्वेस्ट तो पहले से क्रिएटेड है ना। अब नया कोड वहां दिखाई देने लगता पुल रिक्वेस्ट में। अब वो बंदा फिर से, राहुल क्या करता, उसको रिव्यू करता, अब लगता उसको सही है तो अब क्या करता, अप्रूव बटन पे क्लिक कर देता, मतलब अब क्या हो गया, चेंजेस अप्रूव हो गए और अब उसको मर्ज पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखता। और उसमें भी अगर ऐसा है कि वही लाइन यहाँ पे अलग है इस ब्रांच पे, वही लाइन इस ब्रांच पे अलग है, तब तो ऑप्शन नहीं आता भले कोई अप्रूव कर दे, तब क्या आता, कॉन्फ्लिक्ट आता और लाल रंग से आता। जैसे ऐसा कब होता कि मास्टर ब्रांच पे भी उसी क्लास की उस लाइन पे कुछ लिखे हो और हमने अपनी ब्रांच पे उसी क्लास की उस लाइन पे क्या लिखा है, कुछ चेंज कर दिया और हमने क्या किया, उसको मर्ज करने की क्या किया, हमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया तो यहां से वहां जाके मर्ज होने लगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया, इसका उठाएं कि इसका, तो वो जोड़ा, वो ये बटन पर कुछ नहीं देगा, वो सीधे लाल रंग से यहाँ इनके सिस्टम पे, इनके किसी लॉगिन पे आ रहा था, एक बार देख लेना, ठीक है। तो इनके पे लाल रंग से दिखने लगता और लिखता कि भैया कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या करते, अब पहले कॉन्फ्लिक्ट इनको क्या करना पड़ता, रिजॉल्व। इसके लिए जानते हो क्या करते, इसके लिए ये करते, जैसे ये मानसून ये करते कि पहले लोकल पे लेते कोड को, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करते, रिजॉल्व करते। रिजॉल्व करने के बाद राइट क्लिक करके फिर ऐड टू इंडेक्स करके कमिट करते और जब कमिट करके पुश कर देते तब यही जो लाल रंग से था हट जाता, फिर कैसा हो जाता, हरा हरा। अब ये बटन क्या हो जाती, होती होती दिखने लग जाती और अप्रूव मान लो है तो बस ये क्या कर देते, मर्ज कर देते। मर्ज करेंगे, देखो हो गया। हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग याद रखना, वैसे तो कमिट क्या करो, कोड जाके यहीं सीधे लिखो, यहाँ से भी चेंज हो सकता है कोड, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं होता, यहीं से देखो कहाँ गया, बस 5 मिनट, अच्छा 2 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है, ये हम आपसे कह रहे थे ना, तुम लोगों से क्या बता रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दिमाग में सब लोग रखने अपने, जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे यहाँ पे, जैसे हम ये बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ है कोई कोड है ना, कोड हम लोकल पे करके कमिट पुश करते हैं ना, अरे यार हम यहीं अंदर आके यहीं कमिट पुश कर दें, हो जाएगा। जैसे देख लो यहाँ पे अगर हम आए इसके अंदर और यहाँ पे 2 लाइन है ना, देख रहे हो एडिट बटन है कि नहीं, एडिट करें और आए इसी में 1 लाइन क्या करें, सही कर लेना अपना, जोड़ें, कमिट चेंजेस करें
कमिट चेंजेस करें, वो तो गया, कमिट भी हो गया, कमिट में जो मैसेज दिए होंगे वो वहां आ भी गया हो जाएगा, जैसे जैसे लिख दिए थे वो आ भी गया होगा वहां कमिट की डिटेल में। लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है, कहा जाता है हमेशा अपने लोकल के लोग करो, क्योंकि भाई वहां पे कंपाइल कंपाइल कहा होगा, कुछ इंपोर्ट किए नहीं इंपोर्ट किए, वहां दिखेगा कुछ, इसलिए कहा जाता भैया पहले अपने लोकल पे उसे करो, सही से देख लो, तब कहीं जाके उसे क्या करो, पुश करो। कहा गया तो ये बात समझ में आई कुछ? पुल रिक्वेस्ट समझ में आया कि नहीं? पुल रिक्वेस्ट बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हर आदमी को क्रिएट करनी पड़ती है। जब अपना काम कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। कोई मेरा लीड जो होता है, जो कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं मर्जिंग मेरा सीनियर करता है, लेकिन पुल रिक्वेस्ट तुम्हारा सीनियर नहीं क्रिएट करेगा। उसका तो अंतिम में काम क्या है, तुम रिव्यूअर में उसका नाम ऐड करोगे, वो रिव्यू करके अप्रूव करेगा, तब क्या होगा, वो मर्ज होगा। क्लियर है ये? अच्छा एक चीज और, ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। नहीं भी है तो मतलब क्या है, अकेले हो तो कौन करेगा। और ऐसा बहुत जगह तुमको मिलेगा, जाओगे किसी टीम में 4 लोग मैनुअल टेस्टर थे, एक तुमको नया ऑटोमेशन टेस्टर हायर किया गया, पहले तुम ही वाले क्या हो, ऑटोमेशन वाले हो, कोई नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई नहीं करेगा, तुम ही करोगे। भाई रिव्यू करने से अच्छा हो जाता है कि हम ही को थोड़ा फायदा मिल जाता है, कि मेरी कोई गलती होती है तो क्या होता है, सामने वाला भी पकड़ लेता है तो अच्छा रहता है। नहीं करेगा तो भाई मजबूरी है, जब हम अकेले हैं तो हम ही करेंगे। या पता चला हम 2 लोग हैं, लेकिन हम सीनियर हैं और एक दूसरा एकदम जूनियर है अभी, तो वो थोड़ी रिव्यू करेगा। तब हमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि हम ही क्या करें, उसको अपना रिव्यू करें और अपना दें। तब क्या रिव्यूअर में किसी का नाम नहीं ऐड करेंगे, लेकिन जो मेरा जूनियर होगा उसको कहेंगे कि तुम ऐड करना, तो वो नहीं मर्ज कर पाएगा, लेकिन हम मर्ज कर लेंगे। क्लियर है ये बात? ये कंसेप्ट क्लियर है ना एक हद तक? और ये पुल रिक्वेस्ट समझ लेना, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज पहले बताते हैं, तुम सब लोग के पास मैवन है इक्लिप्स में है, चलाते हो ना, अलग से डाउनलोड किए थे? नहीं, हमने कराया था, हमने अलग से डाउनलोड कराया था, है ना। प्लगइन तो ठीक है, एक तो है, देखो ध्यान से देखो, एक है तो यहाँ प्लगइन से, एक है तो प्लगइन से, और एक ये तो पहले जानते हो, पहले समझो क्या था। आज के 5-7 साल पहले जब हम लोग यही इक्लिप्स यूज किया करते थे, 7 साल पहले, तो जानते हो क्या होता था, तब मैवन के साथ इक्लिप्स आता नहीं था। तब उस सिचुएशन में हम लोग मैवन और इक्लिप्स जब यूज करते थे, मैवन हमें चाहिए होता था तो हम पहले जाते थे कहाँ, हेल्प में, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में, और यहाँ सर्च करते थे प्लगइन जिसका नाम था M2E, मैवन टू इक्लिप्स। फुल फॉर्म क्या था, M2E नाम का एक प्लगइन था, वो इंस्टॉल करते थे, फिर इक्लिप्स को क्या करते थे, रीस्टार्ट करते थे, तब हम लोग मैवन प्रोजेक्ट बना सकते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में चलो बताएंगे। हाँ पहले ये देखो क्या बता रहे थे, हाँ मैं, हाँ M2E करते थे पहले, लेकिन आजकल 2-3-4 साल से क्या हो रहा है, इक्लिप्स वाले मैवन अपने साथ लगा लगाया दे रहे हैं, तो तुमको कुछ ना प्लगइन डालना पड़ रहा है, ना इक्लिप्स को मैवन को अलग से इंस्टॉल करना पड़ रहा है। हाँ लेकिन लेकिन जैसे अच्छे ये बताओ, और कई बार ऐसा होगा, मेरा प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो मेरा प्रोजेक्ट है, और रन करने के लिए, अगर रन कर मेरा प्रोजेक्ट है और मान लो उसको रन करने का काम कौन कर रहा है जानते हो, उसे रन करने का काम मेरा मैनेजर कर रहा है, हम भी चलाएंगे, लेकिन मेरा मैनेजर कह रहा है कि हम अपने सिस्टम पे इक्लिप्स, उसको कोड थोड़ी करना है, तो कहेगा हम इक्लिप्स नहीं रखेंगे, लेकिन तब भी उसे कोड को चलाना तो है ही, मैवन से डिपेंडेंसी पे सब कुछ करना है, तो वो बिना इक्लिप्स के भी चला सकता है। कैसे, मैवन के सहारे। उसके लिए उसे क्या करना होगा, मैवन उसको तुम उसके सिस्टम पे क्या करवाओगे, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाओगे जिसको बोलेंगे क्या, मैवन डाउन, यहां से जाओगे, मैवन कराया था डाउनलोड, वहीं से तो हमने उसका क्लीन डाल, हाँ यहाँ से डाउनलोड कराया था ना, हाँ क्लीन कमांड चलाया था, यहाँ से देखो डाउनलोड कराया होगा, है तुम्हारे सिस्टम पे, कहाँ पे है,
देखो डाउनलोड किया होगा, क्या डाउनलोड हुआ होगा जानते हो? एक जिप फाइल मिलने के बाद फिर हमने क्या कराया, हम कहे कहाँ जाओ, तो हम उसको उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दिए थे, एक्सट्रैक्ट कर दिए थे कहाँ, सी में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। यहाँ देखो है, अपाचे करके होगा, या तो इसमें होगा, नहीं, या अच्छा यही रख दिया था प्रोग्राम फाइल्स में, नहीं कहाँ रख दिया था, सी ड्राइव। उसको इंस्टॉल डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करना, डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, यही खुल जाए, यही है। और बस हमने इसका क्लास पाथ सेट करवाया था, जैसे जावा का नहीं करते हैं, सेम वैसे ही इसका भी क्या सेट करवाया था, क्लास पाथ। और इसका फायदा ये था कि अब चाहते तो हम बिना इक्लिप्स के भी इस प्रोजेक्ट को चला सकते थे। मान लो मेरे पास इक्लिप्स नहीं है, प्रॉपर्टीज में जाओ जरा, यहां पहुंचे, यही है ना, चाहो तो अपना इक्लिप्स हम क्या कर दे, मान लो बंद कर दे, या बिना इक्लिप्स के चलाना चाहें तो हम चला सकते थे। यही pm.xml है ना, मेरे सिस्टम पे मेवन इंस्टॉल है, कैसे पता चलेगा, पहले यहीं पे हम खोलें कमांड प्रॉम्प्ट, कैसे खोलते हैं, पूरा सिलेक्ट करो, लिखो क्या cmd और एंटर मार दो। सब लोग जरा ट्राई करना इसको, और यहीं पे लिखोगे, अगर तुम क्लास पाथ नहीं सेट किए रहोगे तो mvn लिखते ही एंटर मारोगे तो कहेगा कि mvn इज नॉट एन ऑपरेबल कमांड, ये बेकार चीज है। क्लास पाथ सेट किए रहोगे तो इनके जैसा ही होगा, कुछ टाइम लेगा, कुछ तो लिखेगा, नहीं तो कहेगा कि ये क्या फालतू लिख दिया, हमको समझ में, ये बिल्ड फेलियर आ गया, जो आ गया, लेकिन इनके सिस्टम पे मेवन। वैसे पता करना हो तो एक तरीका है mvn हाइफन, कौन सा वर्जन है, 3.9.6। और याद करो एक बताया था ना, mvn क्या, क्लीन, ये क्या करता है, जो टारगेट फोल्डर होता है उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। एक होता है, देखो याद रखना, ये तो बताया होगा आई थिंक, मेवन में 3 लाइफ साइकिल हैं, तुमसे पूछेगा, क्लीन, डिफॉल्ट और साइड। अब क्लीन तो मान लो क्लीन ही है, क्लीन फेज में सिर्फ क्या करना है, क्लीन करना है, लेकिन डिफॉल्ट जो है लाइफ साइकिल, डिफॉल्ट लाइफ साइकिल के अंदर कई फेजेस हैं, कई क्या है, फेज हैं। जैसे एक फेज है कंपाइल, एक है टेस्ट, एक है पैकेज, एक है इंस्टॉल, ये मानो 4, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, इंस्टॉल। तो तुम कहोगे कितनी लाइफ साइकिल है मेवन में, वो बोलोगे 3, क्लीन, डिफॉल्ट और साइड। और डिफॉल्ट के अंदर कितने फेजेस हैं बता दोगे, कंपाइल है, टेस्ट है, पैकेज है, इंस्टॉल। कंपाइल का काम है कोड को कंपाइल करना, लेकिन किस कोड को कंपाइल करना, बड़ा ध्यान से सुनना, एसआरसी में पूरे कोड को क्या करना, कंपाइल करना, ठीक है। टेस्ट का काम क्या है, एसआरसी टेस्ट जावा को चलाना। पैकेज का काम क्या है, तुम्हारे प्रोजेक्ट की क्या बनाना, जार बना देना। तुम्हारे प्रोजेक्ट की जार बन जाएगी यार, जैसे तुम सेलेनियम जार नहीं लेते हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट की जार बनेगी और जाके देखो दिखाई देगी कहां जानते हो, टारगेट के अंदर। और चौथा है क्या, इंस्टॉल। इसका काम है कि जो तुम्हारे प्रोजेक्ट की जार बनी, इस जार को ले जाके जो .m2 नहीं है लोकल रिपोजिटरी, वहां इंस्टॉल कर देगा कि कोई उसको यूज कर सके, ना कोई यूज कर सके उस जार को। बात समझो। और बताया, याद करो, बताई थी एक बात कि अगर कमांड लिख दो mvn क्लीन इंस्टॉल, क्या लिख दिया तुमने, क्लीन लिखा और क्या लिखा, इंस्टॉल, तुमने कंपाइल छोड़ दिया, टेस्ट छोड़ दिया, पैकेज छोड़ दिया, तो इसके पहले के फेजेस अपने आप चलेंगे। तुमने mvn क्लीन इंस्टॉल लिखा तो इसका मतलब है तुमने क्या लिखा है, तुमने लिखा है mvn क्लीन कंपाइल टेस्ट पैकेज इंस्टॉल। आगे का फेज लिख दोगे तो पीछे के फेज अपने आप चलेंगे। याद रहेगी ये बात, इंटरव्यू में पूछते हैं सवाल, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, तो कहो कि भैया क्लीन कंपाइल, वो कंपाइल क्लीन नहीं चलेगा, क्लीन तो अलग से लिखना पड़ेगा, लेकिन कंपाइल टेस्ट पैकेज जो डिफॉल्ट लाइफ साइकिल के पार्ट है, ये फेज अपने आप चल जाएंगे। अगर हम लिख दें mvn क्लीन पैकेज, तब क्या होगा, क्लीन चलेगा, क्लीन तो लिखे ही, कंपाइल चलेगा, टेस्ट चलेगा, पैकेज चलेगा, लेकिन इंस्टॉल नहीं।
और अगर हम लिखते हैं एमवीएन क्लीन कंपाइल टेस्ट या क्लीन टेस्ट, तो क्या चलेगा? क्लीन तो चलेगा ही, कंपाइल भी अपने आप चल जाएगा, और टेस्ट चलने का मतलब एसआरसी टेस्ट जावा को क्या करेगा? वो चला देगा। तो मेरी टेस्टिंग हो जाएगी, होगी। बात समझ में आ रही है? ये याद रखना। इसको हम लोग कैसे लिखते थे? ऐसे ही, एमवीएन क्लीन कंपाइल पूरा लिखे या सीधे लिखते क्लीन और इंस्टॉल। इनके पे सही नहीं होगा, इसलिए एरर भले दे, लेकिन वो कोशिश करेगा पूरी। देख रहे हो, पहले कंपाइल कर रहा होगा, देखो कंपाइल कर रहा है कि नहीं? अरे लिखा है कंपाइलर, ये वो कंपाइल कर रहा है, पहले ये कर रहा है फिर वो कर रहा है, अपना सब कुछ जो गलत सही करना होगा ये अपना करेगा। ये बात समझ में आई? बोलो। तो अगर कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना होगा तुम्हारे मैनेजर को, नई क्लिप्स चाहिए तो उसको यही समझा दो कि भैया यही कमांड चला लेना, क्लिप्स खोलना, ओ प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट को फोल्डर दो, फोल्डर में चले जाना, सीएमडी वहां खोलना, यही लिख देना और इंटर मारना, चलने लगे। टेस्ट केस एक एक से उठ के चलने क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ में आती है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब एक छोटी सी बात सबको और समझनी है, लेकिन मैनेजर कई बार कहेगा यार बार बार हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, ये कुछ ऐसे बताओ, वो कहेगा हमें मुश्किल हो रही है, एक तरीका और देखो। बिल्कुल, ये भी बताया था, जैसे हम बंदे ने बताया था कि एक क्या खोलो, नोटपैड, एक खोलो क्या, एक नोटपैड खोलो और वहीं पे ये कमांड लिख दो एक बार, जैसे एमवीएन लिख दिया, क्लीन लिख दिए, इंस्टॉल लिख दिए। बस ध्यान ये देना है जब सेव एज करो तो इसको ऑल फाइल्स करना, नाम जो भी रख दे, मान लो कहाँ पे है यार, ये यहाँ कहीं है ना, चलो कॉपी करें और यहाँ पे क्या करें, एक सेकंड, एक मिनट, ये यही है ना, और इसका नाम, एक मिनट, यहाँ पे आ गया, नाम रख दे इसका, मान लो रन डॉट क्या रख दें, बैट, और वहीं पे क्या कर दें, सेव। तो अब इस तब अपने मैनेजर को समझा दोगे भाई तुमको, या तुम सबके लिए आसान हो जाएगा, ये रन है, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना है तुमको, ये रन बटन पे क्या कर देना, डबल क्लिक। ये जो बैच फाइल होती है इसका काम यही होता है कि कमांड प्रॉम्प्ट खोल के और जो लिखा है उस कमांड को चला दे। चलो कल की क्लास में काम करेंगे मैवेन, अब तो गिट सही है ना, चलो गिट के बारे में भी और बताएंगे, लेकिन एक चीज ये समझना ना, कल की क्लास में हम लोग ये देखेंगे हम लोग करते क्या है, जैसे ऐसे कर देते तो ये जो किसको चला देता, pom.xml को, और इसी pom.xml के अंदर हम यूज करेंगे श्योरफायर प्लगइन, ये बताया था कि नहीं पहले? देखो यहीं पे यूज करेंगे, अभी है यूज की नहीं है नहीं पता है, देखो ये यूज करेंगे, नहीं है, नहीं है, मान लो इसी में श्योरफायर प्लगइन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसके अंदर testng.xml का क्या दे देंगे, पाथ। तो तुम्हारा मैनेजर क्या करेगा, डबल क्लिक करेगा, वो चलाएगा किसको, pom.xml को, pom.xml के अंदर किसका पाथ रहेगा, testng.xml को, वो चला देगा किसको, testng.xml को, testng.xml में क्लासेस के नाम मेंशन है, वो एक एक करके चलना क्या हो जाएंगे। तो तुम्हारे मैनेजर को कितना आसान रहेगा ना, बस क्या करना रहेगा, उसे कह दोगे, समझा दोगे, एक काम करना, ले लो प्रोजेक्ट, जब चलाने का मन करे तो फोल्डर में जाना, रन बटन है, रन नाम की फाइल है, run.बैच फाइल, उसी पे डबल क्लिक करना और ऑटोमेशन चलना शुरू हो जाए। ना ना, डिपेंडेंसी वजह से नहीं, testng.xml नहीं है, उसका पाथ दोगे, जैसे मान लो तुमने रखा है src टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर, तो लिखोगे, कल दिखा देंगे src/test/resources/testng.xml, तो ये run.bat फाइल किसको चलाएगा, pom.xml को, और pom.xml किसको चलाएगा, testng.xml को, और testng.xml एक एक करके क्लास को उठाएगा और चलाएगा। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना, हम लोग जेनकिंस भी कल देख रहे थे हल्का सा ना, जब जेनकिंस में भी क्या करते हैं हम, जेनकिंस में हम यही करते हैं, वहां कई ऑप्शन, कई जो लोग क्लास में थे उनको याद होगा, एक चीज थी शुरू में क्या, जनरल, दूसरा था SCM सोर्स कोड मैनेजमेंट, तीसरा था
बिल्ड ट्रिगर, चौथा था इन्वायरमेंट, और पांचवा था बिल्ड स्टेप। तो बिल्ड स्टेप के अंदर जानते हो क्या करेंगे, जेनकिंस से बोल देंगे कि इसी रन डॉट बैट को क्या करो, चला दो। तो जेनकिंस, जब तुम जेनकिंस को चलाओगे तो जेनकिंस क्या करेगा, रन डॉट बैट को चलाएगा। रन डॉट बैट क्या करेगा, pm डॉट एक्सएमएल को चलाएगा। pm डॉट एक्सएमएल किसको चलाएगा, टेस्टनरी डॉट एक्सएमएल को। और चीजें एक एक करके जेनकिंस पे चलना क्या हो जाएंगी, चालू हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो कल इसको देखेंगे। जितना बोल सकते हो बोलो। और कौन सा प्रोजेक्ट दिखा रहे हो पहले ये बताओ। ई कॉमर्स दिखा रहे हो तो ई कॉमर्स देख डालो, कितनी चीजें हैं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक बार काम क्यों देखो, ऐसे बार बार करते रहोगे, सब चीज में सबसे बड़ी सबसे आसान होता है कि वन टाइम एफर्ट डालो यार। अपना ई कॉमर्स खोलो, उसके फीचर्स तो देखो। अभी तुमसे पूछे तो ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के तुम 10 फीचर नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि उसने गराइज तुमने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन देख लोगे तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगा कि भैया फिल्टर भी है, विश लिस्ट भी है, फलनवा है, डिमकवा है, 72 चीजें हैं कि नहीं है। तो वो एक चीज सबसे पहले करो, जिस एप्लीकेशन को दिखा रहे हो उससे गो थ्रू करो, और उसकी मेन हेडिंग्स या फंक्शनैलिटी को एक एक के ऊपर लाइन बाय लाइन भर नहीं लिखना है, 2-2 3-3 अक्षर फंक्शनैलिटी का नाम लिख लो। तो लिखने बैठोगे तो 300-400 चीजें क्या करोगे, लिख डालोगे। जब 40 चीज एक बार पढ़ डालोगे, एक बार दिमाग में आ गई 40 चीज है, तो जब बोलना होगा तो मुंह से 15-20 चीज तो निकलेगी। और ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं जानते। विश लिस्ट जानते हो, ऐड टू कार्ट जानते हो, फिल्टर जानते हो, क्या नहीं जानते, उसके बारे में पूछेगा तो बता ही लोगे। इस तरह से देखो, और कोई तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कुछ अलग से नहीं बता देगा। तुम्हें सबसे पहले जिस एप्लीकेशन को भी दिखा रहे हो उसकी चीजें जो फंक्शनैलिटीज है उनको एक बार खोल के उसको क्या करो, नोट डाउन करो ना, सिर्फ गो थ्रू मत करो। लिखने का बहुत असर पड़ता है, बस ये जान लेना। पढ़ लेने और लिख लेने में बड़ा अंतर है। एक बार लिख लोगे 30-40 चीज, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो 15-20 चीज तुमको याद रहेगी। ठीक है, चलो फिर